Assalamu alaikum everyone. Hope all of you are doing well. So today we are recording quantum physics. ठीक है, मुझे लोगों ने कॉलें मारना शुरू कर दिए हैं, सर रिकॉर्ड कर दे, रिकॉर्ड कर दे, रिकॉर्ड कर दे. आई हैव जस्ट बिन सो बिजी, मेरी तबीयत भी ऑफ रही है. एग्जाम्स एंड योर मेरे एग्जाम्स हो रहे थे, मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, सब कुछ एक साथ आके मेरे सर पे थूक गया. सो आई हैड टू जो है वो लाइक पॉज ऑन दिस. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको रिकॉर्ड कर दूं. And quantum physics and nuclear radioactivity and medical physics. I'll try that I complete before your paper. Astronomy, cosmology बहुत आसान है, हो सकता है बेचारा वो निगलेक्ट हो जाए, लेकिन ये तीन मैं पूरी कोशिश करूंगा. बिकॉज ऑनेस्टली तुम लोगों ने मुझे इतनी कॉलें मारना शुरू करी, इतनी मैसेज करना शुरू करे हैं, अल्लाह माफ करे, मुझे लग रहा था मुझे अपना व्हाट्सएप बंद करना पड़ेगा. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. तो आपका जो क्वांटम फिजिक्स है, इसकी जो बुनियाद पड़ी वो इस सवाल से पड़ी कि आपकी जो लाइट है वो पार्टिकल है या फिर वेव है. यानी जब ये डिस्कशन स्टार्ट, मतलब ये डिस्कशन एक्चुअली बहुत पुरानी डिस्कशन है और इसको एक्चुअली बहुत पहले सेटल भी कर दिया गया था. इट वाज एक्चुअली सेटल्ड दैट लाइट इज अ वेव एंड दिस वाज सेटल्ड बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. आपने अपने एएस में पढ़ा था डबल स्लिट, ठीक है जी. आपने एएस में पढ़ा था डायफ्रैक्शन, ठीक है ना, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग. एंड देयर वाज आल्सो अदर एक्सपेरिमेंट्स दैट इज नोन एज द पॉइसन स्पॉट. ठीक है, मैंने इसको इंस्टाग्राम पे भी इसका वो डाला था डेमोन्स्ट्रेशन. तो जो है ना, इससे बहुत पहले ही ये आर्ग्यूमेंट सेटल कर चुके थे लोग कि यार लाइट क्या है, वो वेव है. यानी जैसे आपने एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ी लाइट वेव होती है, तो सबने कहा था भाई लाइट वेव ही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, फलाना ढिमका, ब्ला ब्ला ब्ला. फिर क्या हुआ, आपके पास एक फिनोमिना जो है वो डिस्कवर हुआ और उस फिनोमिना ने आपकी फिजिक्स की दुनिया को हिला दिया. उस फिनोमिना का नाम क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये था कि भाई अगर हम लाइट जो है वो किसी मेटल पे मारते थे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते थे. राइट, फोटो इलेक्ट्रिक यानी लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, इसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ही चाहिए. तो ये इफेक्ट आना शुरू हो गया. अब आप बोलेंगे यार ये क्या फारिग लोग थे, ये इफेक्ट देख के उनको परेशानी होना शुरू हो गई. लेकिन ये बहुत परेशानी वाली बात थी. परेशानी वाली बात क्यों थी? क्योंकि अगर हम वेव थ्योरी को फॉलो करें बेटा, तो वेव थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ मेटल इफ लाइट इज इंसिडेंट फॉर अ लॉन्ग इनफ टाइम. क्या मतलब हो इस बात का? भाई जैसे देखो, मैं आपको बोलूं बेटा जो है वो आपने क्या करना है, आपको एक फ्राइंग पैन दे दूं और उस फ्राइंग पैन में मैंने आपके लिए एक अंडा रख दिया, अनकुक्ड अंडा. मैं आपको बोलूं बेटा धूप में जाके इसको पकाओ, तो क्या अंडा पक सकता है? आप बोलोगे सर पक सकता है, ठीक है, लेकिन धूप तेज होनी चाहिए और मुझे थोड़ी देर धूप में खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके अंडा पकेगा, और हो सकता है तब भी कच्चा हो, आधा कच्चा हो. राइट, कचरी. मैं आपको बोलूं बेटा यही अंडा माइक्रोवेव ओवन में पकाओ, तो आप क्या करोगे? अंडे को माइक्रोवेव ओवन में डालोगे और थोड़ी देर बाद अंडा फट जाएगा, क्योंकि इतनी उसको एनर्जी डिलीवर हो चुकी होगी. तो वेव्स क्या होती हैं? वेव्स आर बेसिकली ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन आ रही होती है और माइक्रोवेव्स में हमारे पास माइक्रोवेव होती है. तो अगर हम वेव थ्योरी को फॉलो करें और ये बोले कि यार वेव्स जो है वो वक्तन यानी वक्तन फवक्तन, पता नहीं बवक्तन बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो अगर वेव्स इस तरह से ट्रांसफर करती है एनर्जी, स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, सो देयरफॉर देयर शुड बी इनफ टाइम. यानी अगर हम उसको इनफ टाइम कर दें तो इवेंचुअली क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना चाहिए. यानी अगर हम इस सोच से चले कि यार ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इमिट हो रहे हैं क्योंकि इनको एनर्जी मिल रही है, तो हम ये बोलेंगे यार हमें लाइट वाली वेव को थोड़े टाइम के लिए इंसिडेंट करना पड़ेगा. ठीक है, अंडे को पकाने फौरन नहीं पकेगा, थोड़े टाइम के लिए इंसिडेंट करना पड़ेगा. ठीक है, माइक्रोवेव में थोड़ा टाइम डालना पड़ेगा, 10 सेकंड 20 सेकंड डालना पड़ेगा और फट जाएगा वो. अच्छा जी. दूसरी बात क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इमिटेड कंटिन्यूअसली एंड रैंडमली. यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने इतनी देर उसको शाइन कर दिया लाइट को और इतनी एनर्जी दे दी सरफेस को, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या होना चाहिए? वो कंटिन्यूअसली और रैंडमली इमिट होने चाहिए. ठीक है, अगर मैं इस लाइट की हल्की सी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूं, वेवलेंथ चेंज कर दूं, तो उससे इतना मसला नहीं होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, फिर क्या है? दिस शुड हैपन एट एनी फ्रीक्वेंसी. जैसे मैंने आपसे बात करी बेटा, इंफ्रारेड रेडिएशन पे भी आप अंडा पका सकते हो, आप माइक्रोवेव भी पका सकते हो. ठीक है जी, ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, इंफ्रारेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, माइक्रोवेव की अलग होती है. तो फ्रीक्वेंसी से ताल्लुक नहीं होना चाहिए इसका. ठीक है, फ्रीक्वेंसी कोई भी हो तो चलना चाहिए. सिमिलरली फिर व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट इंक्रीज. इंटेंसिटी हम सबको पता है, इंटेंसिटी इज नोन एज द पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया और एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. जाहिर बात है अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो मैं एनर्जी बढ़ा रहा हूं जो मैं दे रहा हूं, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए? उस हिसाब से मेरी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए. लेकिन मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इसने धूम क्यों मचा दी दुनिया में? बिकॉज वेव थ्योरी फेल्स फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यानी जो हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस देखी
वो जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वेव थ्योरी पे नहीं अप्लाई कर रही थी। यानी जो चार बातें मैंने आपसे करी ये फेल बातें हैं, ये नहीं चलती, ऐसे नहीं होता। होता कैसे है? होता है अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी, ठीक है जी, जो हमारी रियलिटी है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो व्हाट हैपेंस, emission of electrons happens at only higher frequency than the threshold frequency। भाई ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता ये लगा कि हर मेटल की ना कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। लेट्स से द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 6 into 10 पावर 14 हर्ट्ज। अब जब आप इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर इमिट करते हो ना, ऊपर लाइट मारते हो इसके ऊपर, यानी 6.2 into 10 पावर 14 हर्ट्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। लेकिन अगर मैं इससे नीचे करूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 5.8 कर दूं या 5.9 कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। तो वो वाली बात आपकी रिफ्यूट हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आपका अंडा आईआर में भी पकेगा और माइक्रोवेव में भी पकेगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जब आप उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी हायर मारते हो देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, वरना नहीं होते हैं। फिर क्या मसला हुआ? इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड स्पॉन्टेनियसली, नो टाइम रिक्वायर्ड व्हेन Fi ग्रेटर देन F। यानी इस बात का मतलब ये कि भाई जहां हमने बोला था कि आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा क्योंकि वेव आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से एनर्जी ट्रांसफर करेगी, ऐसा नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये आपने जब लाइट की फ्रीक्वेंसी सही मारी, फौरन से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, कोई डिले नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यानी ये ऐसा है कि आपने माइक्रोवेव के अंदर अंदर डाला अंडा, और अंडा जो है वो विद इन 1 मिली सेकेंड पक गया, बाहर निकल के आगे खुद ही, ठीक है। तो वो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट असली में ऐसे होता है। और वेव थ्योरी क्या बोलती है? वेव थ्योरी बोलती है भाई टाइम रिक्वायर्ड है, वेव्स फौरन से एनर्जी नहीं ब्लास्ट करके दे सकती। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे वेव थ्योरी फॉलो नहीं हो रही, ठीक है। और क्या? इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी वाइल कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट डिक्रीजेस द रेट ऑफ इजेक्शन, इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये हम नीचे जाके प्रूव करेंगे, लेकिन ये भी आप देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, ये इसको रिफ्यूट कर रहा है बात को। आपने कहा था भाई फ्रीक्वेंसी का कोई ताल्लुक नहीं है, यहां पे फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक है। जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज करती है और रेट ऑफ इजेक्शन डिक्रीज कर जाता है। ये हम नीचे प्रूव करेंगे। ये चारों पॉइंट्स आपने वेव वाले भी और पार्टिकल वाले भी याद करने हैं। फाइनली इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, अब हमने कहा था इंक्रीजिंग इंटेंसिटी क्या होना चाहिए था? एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही रहती है, फर्क क्या पड़ता है? रेट ऑफ इजेक्शन क्या हो जाता है? तो वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है जी। एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी निकलना शुरू जाते हैं। सो दिस द रियलिटी proposes a particle theory of light and it refutes the wave theory। वेव थ्योरी गलत है, जो भी वेव थ्योरी assumptions बोल रही है वो सारी धज्जियां उड़ गई। असली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये कैसे पता लगा पार्टिकल थ्योरी है? मतलब why could not be x y z थ्योरी? कि फिजिक्स की दुनिया में हमारे पास मेजरली कह लो दो तरह की चीजें, एक पार्टिकल्स है एक वेव्स है। एक चीज पार्टिकल है, एक चीज वेव है, ठीक है नहीं। तो हमारे पास इस वक्त तक यही दो प्रिवेलेंट थ्योरी थी, मतलब वेव्स होती है कोई चीज और पार्टिकल्स होती है, और कोई तीसरी चीज हमें पता नहीं। अच्छा, और ये भी बहुत जीनियस बंदे ने किया था, पार्टिकल थ्योरी जो लेके आया है वो था आपका आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ब्रॉट द पार्टिकल थ्योरी। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज डेवलप सम इंट्यूशन, क्योंकि इस टॉपिक को समझ में आता ही तब है, मजा ही तब आता है जब आप इसको इंट्यूटिवली समझते हो। देखो, emission of electrons happens at only a higher frequency than threshold frequency। ये पढ़ो बात, और ये पढ़ो increasing the frequency increase the kinetic energy of electron। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी का बहुत गहरा ताल्लुक है उससे कि आप कितनी एनर्जी इधर डिलीवर कर रहे हो। How much energy you're delivering to this metal target depends on the frequency। So this is Einstein's first pointer। Einstein कहता है energy delivered is directly proportional to the frequency। आपकी जो लाइट है इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल हैं फोटोन, उनकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा उनकी एनर्जी होगी। आइंस्टाइन का यह पॉइंटर है। दूसरी बात देखो, ये फोटोन वाली चीज कैसे लेके आया वो देखो। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड स्पॉन्टेनियसली व्हेन दिस, ठीक है जी। अब इसको सोचो, अगर तो ये अंडे वाली एग्जांपल है ना, जो मैंने आपको बोला था बेटा धूप में पकाओ अंडा, तो धूप में पकाओगे अंडा तो भाई आप कहोगे यार सर ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा उसको पकाने में। लेकिन मैं आपको बोलूं बेटा यार ये एक बॉल पड़ी हुई है, ठीक है जी। एक काम करते हैं अंडे वाली एग्जांपल हटाते हैं, मैं आपको ये वाली एग्जांपल देता हूं। एक बॉल पड़ी हुई है बेटा, ये बॉल यहां पे रखी हुई है। अब इसको क्या करो, इसको जो है वो यहां से यहां मूव कराओ इंस्टेंटेनियसली। क्या करोगे? आप स्नूकर खेलते हैं, क्या करोगे? बॉल रख के मार दोगे इसके। मैं आपको बोलूं इस बॉल को हाथ नहीं लगा सकते, विदाउट टचिंग दिस बॉल मेक इट गो फॉरवर्ड। आप बोलोगे सर एक दूसरी बॉल लो, स्नूकर में जैसे मारते ना, एक बॉल को दूसरी बॉल में मारा वो निकल के बाहर उधर जाती है, उधर इट मूव्स इन दैट डायरेक्शन, राइट? कंजर्वेशन मोमेंटम। सो कैन यू सी दैट दिस इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर? इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड स्पॉन्टेनियसली, नो टाइम डिले रिक्वायर्ड। विदाउट एनी टाइम डिले आप क्या करती हैं? ऐसा है कि कुछ लाइट में से जाके लगता है इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाता है।
It's just like this. Maybe this is the light particle photon and this is the electron. ये फोटोन इलेक्ट्रॉन में जाके घुसता है और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। और देखो ये भी लिंक कर रही है बात, हायर फ्रीक्वेंसी और ये वाली फ्रीक्वेंसी वाली बात, कि भाई जाहिरन बात है अगर मैं इस बॉल को ज्यादा एनर्जी दे दूं और वो ज्यादा एनर्जी से जाके जो है वो इलेक्ट्रॉन में जाके घुसेगी तो क्या होगा, ज्यादा जोर से निकलेगा ना इलेक्ट्रॉन, उसके पास भी एनर्जी ज्यादा होगी। सो दिस इज एक्चुअली प्रपोजिंग द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है जी, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो अगर आपको इसको इंट्यूटिवली समझना है तो ये इसी तरह टॉपिक में आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये और बाकी वेव वाली थ्योरी मैंने वो अंडे वाली एग्जांपल्स आपको क्लियर करी, तो होपफुली आपको थोड़ा सा इसको इंट्यूशन इधर डेवलप हुई होगी। अच्छा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? When light of frequency above the threshold frequency is incident on a target metal, electrons emitted from its surface. ये याद कर लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन करने को आगे ये लिख दो, when light of frequency above the threshold frequency is incident on a target metal, electrons emitted from the surface. अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स, पूरा लिख दो electrons emitted from its surface। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं लिखो। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, it is the minimum frequency of photons incident on a target metal above which electrons are emitted from its surface। मैंने आपको बताया ना, जब आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, राइट? तो इसकी डेफिनेशन भी आ गई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जब मैं इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दूंगा तो क्या होगा, तो जो है वो मेरे पास मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होंगे फ्रॉम द सर्फेस। Once again, try to write electrons emitted from the surface. Try to avoid above which photoelectric effect occurs. ठीक है, photoelectric effect नहीं लिखना है इधर, ज्यादा बेटर ये आप photoelectric effect को डिफाइन करके लिखो कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं फ्रॉम द सर्फेस। फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो गई भाई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आप सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन याद करी है उसको उल्टा करके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बना लो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी? जब Fi ग्रेटर देन FO है। ठीक है, व्हेन Fi इज ग्रेटर देन FO, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स, है ना? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो गया? लैम्डा आई लेस देन लैम्डा होगा। ठीक है, यानी लैम्डा ओ विल बी सम मैक्सिमम वेवलेंथ, और इससे जब मैं कम वेवलेंथ दूंगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे फ्रॉम दी सर्फेस। ठीक है, तो यही बात आपके पास यहां पे भी लिखी हुई है, ये बातें याद कर लेना। फिर इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो ये है फोटोन की। फोटोन की डेफिनेशन बहुत दफा आ जाती है, इसको याद कर लेना। इट इज दी क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये याद कर लो, या स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें दो मार्क्स होते हैं, एक मार्क होता है आपके पास इस चीज का, और फिर किस चीज का पैकेट है उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पैकेट है ये। ठीक है जी, तो पूरा पूरा लिखेंगे, इट इज दी स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पैकेट या फिर इट इज दी क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेंशन करना लाजमी। ठीक है, सिर्फ ये नहीं लिख देना स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पैकेट। अच्छा, और मैं ये जो जबरदस्ती की गंदी गंदी लाइनें डाल रहा हूं ना, मैं इसको साफ सुथरा करूं। ठीक है, अब आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इमर्जेंस ऑफ द पार्टिकल थ्योरी। तो आइंस्टाइन ने कहा भाई देखो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, कैसे पता लगा? वो स्पॉन्टेनियस वाली बात। ठीक है, अगर आप धूप में अंडा पकाओगे तो टाइम लगेगा, है ना? लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर लें और उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव सोचे, हम सोचें कि एक बॉल है और मुझे इस बॉल को हटाना है, हिलाना है, स्पॉन्टेनियसली एक पॉइंट फौरन से इधर से उधर करना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली देयर इज अ कोलिजन इवेंट हैपनिंग। सो ही सेड लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। देन ही सेड energy of a single photon is directly proportional to its frequency. So here, and then when you remove the proportionality sign, you get the formula E equals to hf, where h is the Planck's constant. ठीक है जी, प्लैंक का जो कांस्टेंट है वो भी बड़ा लेजेंडरी कांस्टेंट है। इसमें तो और भी बहुत सारी फिजिक्स आपकी खुलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ए लेवल फिजिक्स में ये सब नहीं है, तो हम उधर जाएंगे नहीं। लेकिन वेरी वेरी लेजेंडरी, और इसके हवाले से एक और क्वांटिटी भी है, लेकिन वो कभी मौका मिला तो उस पर बात हो सकती है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली ऑकर्स फॉर दिस, ये तो पहले ही सबको पता था। फिर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, अब ये कैसे आई बात? भाई देखो, वो कह रहा है कि यार देखो, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को वो प्रोपोर्शनल है Fi माइनस FO के, यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं इसका प्रोपोर्शन हटा दूं तो मैं वही कांस्टेंट लेके आ सकता हूं, HFI माइनस HFO। ठीक है, अब इस बात को समझो। देखो HFO ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेसिकली वो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे एक एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है। जाहिर बात है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो पकड़ा हुआ होता है ना, बिकॉज द न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, सो द इलेक्ट्रॉन इज देयर।
right? There is an attraction over there. So this part is representing the energy with which the nucleus is holding its electron, right? अब सिंपल सी बात है भाई, अगर आप इतनी एनर्जी दे रहे हो तो उसमें से पहले आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वो हिस्सा विच विल बी यूज्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन, और फिर उसके अलावा जो भी एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन को जाके मिल जाएगी। सिंपल। तो अगर आप जो है वो लेट से 5 जूल्स ऑफ एनर्जी दे रहे हो और 1 जूल जो है वो अट्रैक्शन की एनर्जी है, तो टोटल में इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिल रही है? 4 जूल मिल रही है, बिकॉज 1 जूल उसको लग गया अपनी अट्रैक्शन को ओवरकम करने में। सो ये सिंपल है। ये भी कोई बहुत, ये मतलब आइंस्टाइन को इस बात पे नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन ऑनेस्टली मैं बोलता हूं, मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि अगर मैं होता उस जमाने में मैं भी ये डिस्कवर कर ही लेता। ये तो इतना आसान था अगर मैंने उतना पढ़ा हुआ होता। ठीक है, खैर बहरहाल फिर हम आ जाते हैं वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। तो जो मैंने आपको ये बात करी थी ना अट्रैक्शन वाली, इसको हम वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल बोलते हैं। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ मेटल। जाहिर बात है, अगर आप इतनी एनर्जी दे दोगे, अगर मैं HFI की जगह HFO लिख दूं, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी जस्ट इजेक्ट होने के पॉइंट पे पहुंच जाएगा वो, राइट? सो जो है वो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल। ठीक है, वंस अगेन ट्राई टू अवॉइड रिक्वायर्ड फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू ऑकर, राइट? रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल। ठीक है, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला जो है आपके पास पाई इक्वल्स टू HF नॉट। अब देखो आइंस्टाइन जो था ना, वो मोर पॉपुलरली ही वाज अ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। ठीक है जी। असल में आइंस्टाइन को जिसने प्रूव किया है ना, और उस बेचारे को इतना वो नहीं मिलता क्रेडिट, मैं उसका नाम भी भूल गया। अरे यार मैं उनका नाम भूल गया यार, सॉरी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट ही वॉज ए वंडरफुल साइंटिस्ट, और उन्होंने एलिमेंट्री चार्ज भी डिस्कवर किया था। ठीक है जी। एंड दूसरा जो है वो इन्होंने, उनकी दूसरी जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि जो आइंस्टाइन को इन्होंने प्रूव किया था करेक्ट। आइंस्टाइन ने खुद नहीं करी एक्सपेरिमेंट करेक्ट प्रूव होने के लिए, ये उस बंदे ने करी है, और उसकी वजह से आइंस्टाइन को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। सो व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? बड़ी सिंपल से बड़ी अच्छी एक्सपेरिमेंट। क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिजेशन मारते हैं एक प्लेट पे, एक मेटल टारगेट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिजेशन मारते हैं। उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है? उसके कॉन्सिक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, वो ऊपर वाली प्लेट कैप्चर कर लेती है। जाहिर बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे तो वो क्या करेंगे? फिर फ्लो करना शुरू कर देंगे, वो एक करंट बना लेंगे। सो द ब्लू इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फोटो सेल। और हम साइमल्टेनियसली क्या करते हैं? हम एक एक्सटर्नल सर्किट लगाते हैं, और इस एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू हम जो है वो एक काउंटर करंट चलाते हैं। वी डेवलप अ काउंटर करंट, उल्टे रास्ते में करंट चलाते हैं। मतलब फोटो सेल करंट यूं आ रहा है, और आप जो है वो क्या कर रहे हो? आप एक काउंटर करंट चला रहे हो बाय प्लेसिंग अ बैटरी, वो आप चला रहे हो। अब ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर होगी ना बेटा, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? टक टक खत्म कर देंगे। मतलब आपके यहाँ पे एम मीटर पे क्या रीडिंग आ रही होगी? 0 आ रही होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहां से भी 0.1 एम्पेयर आ रहा है और यहां से भी 0.1 एम्पेयर आ रहा है, ये दोनों तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये क्या कर देंगे? मैं इसको प्लस बोलूंगा, इसको माइनस बोलूंगा, प्लस माइनस 0 हो गया, तो मुझे एम मीटर क्या दिखाना शुरू कर देगा? 0 दिखाना शुरू कर देगा। जब ये मुझे ये दिखाना शुरू करेगा, जब मुझे एम मीटर 0 एम्पेयर दिखाना शुरू करेगा, तो इस वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग होगी मैं उसको स्टॉपिंग वोल्टेज बोलता हूं, VS। स्टॉपिंग वोल्टेज क्या है? स्टॉपिंग वोल्टेज, it is the voltage at which an electron from the photocell with the highest kinetic energy is completely stopped by an electron from the battery। यही बताया मैंने आपको। स्टॉपिंग वोल्टेज क्या है? वो वोल्टेज है जब यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक दूसरे को कंप्लीटली स्टॉप कर दे। ठीक है नी? यही बात यहां पे लिखी हुई है इंग्लिश में। और बेसिक इसका मतलब क्या है? बेसिक इसका मतलब ये है कि भाई ये वाला ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी लेके आ रहा था, उतनी ही एनर्जी ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था, और क्या कर दिया इन दोनों ने? एक दूसरे को कंप्लीटली रोक डाला है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस, then we're going to do the derivation for it, and we're going to see how this person proved Einstein correct। देखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैटरी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैटरी कैसे निकलेगी? मेरी बैटरी, यानी बेसिकली देखो, ये जो स्टॉपिंग वोल्टेज है, ठीक है, बेसिकली देखो ना, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनके अक्रॉस, तो ये स्टॉपिंग वोल्टेज है आपका, राइट? दिस पार्ट ऑफ द वोल्टेज। सो बेसिकली मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एनर्जी कितनी होगी? हम सबको पता है, हम वोल्टेज और चार्ज को मल्टीप्लाई करके उनकी एनर्जी निकालते हैं, है ना? सो द स्टॉपिंग वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन will give me the energy that the electron that was coming from the battery is carrying।
और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटोसेल वो कैसे निकालते हैं, वो आइंस्टाइन ने आपको पहले ही बता दिया है ना। सो उसने आपको बता दिया कि भाई वो HFI माइनस HFO है। सही है। फिर हम क्या करते हैं बेटा, जो बंदा था उसने सिंपली बस ये किया, उसने जो है वो क्यू को इस साइड में डिवाइड कर दिया, तो ये H/Q FI माइनस H/Q FO। फिर इस बंदे ने क्या किया, लेजेंडरी मूव पुल किया, जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, बचपन कह रहा हूं मैं, 1 साल पहले से करते हुए आ रहे हो, एएस फिर इसके प्रैक्टिकल में लीनियराइजेशन अप्लाई कर दी। आप रिलेशनशिप वैलिडेट करते हो ना। अब इस बंदे के मुताबिक ये क्या बोलना चाह रहा है, ये दोनों ऐसा रिलेशनशिप फॉलो करेंगे, लीनियर। सो व्हाट कैन यू डू, यू कैन लीनियराइज दिस इक्वेशन बाय दिस, पुट इट ऑन द एक्स एक्सिस, दिस विल बी द ग्रेडियंट एंड दिस विल बी योर वाई इंटरसेप्ट, दिस होल थिंग। सो ही डिड दिस, ही लीनियराइज्ड दिस इक्वेशन, मतलब इसने लीनियर लॉ का कॉन्सेप्ट लगाया और इसने डिफरेंट डिफरेंट वीएस की वैल्यूज ली, डिफरेंट डिफरेंट एफआई की वैल्यूज। इसने एफआई को वेरी किया, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वेरी करी, और इसने डिफरेंट डिफरेंट स्टॉपिंग वोल्टेजेस की क्या कर दी, वैल्यूज उठा ली अपने पास। ठीक है जी। तो और उसके अगर अगर आइंस्टाइन सही है तो क्या होना चाहिए, दिस ग्राफ शुड गिव मी अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट। एंड व्हेन वी वेंट ऑन टू प्लॉट द ग्राफ, when he got the values and he plotted the graph, he got what Einstein predicted। मतलब आप जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज इस बात में मिला होगा, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं कि बेटा अगर आप अपनी फिजिक्स तमीज से पढ़ लोगे तो आप दुनिया में बहुत आगे जा सकते हो। हर किसी को पता होता है आइंस्टाइन जो है वो कितना आलीशान बंदा था और कितना उसने काम किया और सब चीजें करी हैं। तो अगर हम पढ़ ले सही तरह तो हम भी, ये छोटी मोटी बातें हैं, ये कितनी आसान सी बात है। मतलब अगर मैं समझाने जाऊं तो मैं बोलता हूं यार ये इतना मजे का टॉपिक है, ये इतना इंट्यूटिव टॉपिक है, इसको समझाना इतना आसान है, बच्चों को समझ में आ जाता है फौरन। ठीक है जी। लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते। हम अगर पढ़ेंगे ना तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप देख लें कितनी सिंपल चीज है, कितनी जो है वो प्रॉपरली आइंस्टाइन ने कुछ पॉइंटर्स दे, उसने जो है वो लीनियर लॉ लगाया और प्रूव हो गया, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिल गया। दिस इज वेरी वेरी बिग फीट। मतलब आप बहुत दफा ये लगता है कि थिंग्स आर आउट ऑफ रीच, बट दे आर नॉट, दे आर नॉट। दे, आपको शायद फील कराता जाता हो कि यार थिंग्स आर आउट ऑफ रीच, आप जितना भी पढ़ लें आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। ठीक है। बहरहाल तो जब उसने प्लॉट किया ये लाइन तो उसको ये ग्राफ मिल गया। ठीक है जी। अब क्या बोला था मैंने, भाई देखो ये वाई इंटरसेप्ट होना चाहिए, तो जिसने जब ग्राफ प्लॉट किया उसको यही वाई इंटरसेप्ट क्या कर रहा था, मिल रहा था। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी -H/Q/F0। सही है जी। ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, H/Q। द ग्रेडियंट विल बी H/Q। सो अगर आप इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल लेंगे, ठीक है जी, मैं इधर लेवल कर रहा हूं, ग्रेडियंट जो है वो क्या हो जाएगा, H/Q हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि जब भी आपके पास क्वांटम फिजिक्स में कोई लीनियर लॉ लगा के कोई सवाल आया हो ना बेटा, तो आप एक और चीज ये कर लिया करें कि आप ये जो एक्स इंटरसेप्ट की ना इसकी वैल्यू वर्कआउट कर लिया करें। ठीक है जी। एक आपको आसान तरीका बताता हूं। देखो भाई वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक्स वहां पे 0 है। और एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि वाई वाली वैल्यू वहां पे 0 है। सही है बेटा। तो अगर मैं आपको बोलूं बेटा मुझे एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू बता दो क्या होगी यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, आपने बस अपनी वाई वाली क्वांटिटी को 0 कर देना है। 0 डाल दो इसके अंदर, 0 डालूंगा इसके अंदर तो क्या बन जाएगा, H/Q/Fi माइनस H/Q/Fo। मैं इस माइनस वाले टर्म को उधर भेज दूं तो H/Q/Fo विल इक्वल टू H/Q/Fi। and now I can cancel Q. So what are you getting, you're getting that this value will be the threshold frequency। और देखो सेंस ही बन रहा है। हमने क्या बोला था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। जब भी देखो हमारा स्टॉपिंग वोल्टेज पॉजिटिव में आ रहा है उसका, और जब उससे कम है तो नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है नी, वो हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली जो पॉइंट्स निकाले होंगे वो इधर ही निकाले होंगे ना, फिर इसको एक्सटेंड किया लाइन को तो वाई इंटरसेप्ट आ रहा होगा यहाँ। So this is the experiment done and this is the revolutionary idea and that gave the Einstein को इसी बात पे जो है वो उसका नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लीनियर लॉ वगैरह ये सब चीजें देखनी आनी चाहिए। जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो यही है कि सारा समझना वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी को, और जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस तरह से देखना, आइंस्टाइन के पॉइंटर्स और लीनियर लॉ के ऊपर जो है वो फर्स्ट पार्ट में ज्यादा जोर आपके पास होता है। ठीक है। अब इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टॉपिंग वोल्टेज और एफआई की जो है वो लीनियराइजेशन है, ये एक्चुअली बहुत रीसेंट पेपर में आई है इसकी लीनियराइजेशन। इससे पहले जो लीनियराइजेशन थी वो कभी भी इसकी नहीं आती थी। पहले क्या आती थी लीनियराइजेशन, वो मैं आपको बताता हूं। आपके पास जो एग्जामिनर जो आपसे यूजुअली लीनियराइजेशन पूछता है वो एक तो आपसे ये पूछता है, देखो
E equals to HFI minus HFO. So what do they usually do is they plot this on the y-axis, this on the x-axis. तो आप फौरन से देख सकते हो, ठीक है, ये ग्रेडियंट होगा और ये चीज क्या होगी, ये चीज मेरा y इंटरसेप्ट होगा, राइट. सो वन वेरी कॉमन, कह लो क्या कहते हैं आपके पास, लीनियराइजेशन इज दिस वन, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के ग्राफ की. ठीक है, तो मैं जो हूं वो इसको जो है वो जरा प्लॉट कर लूं अब. ठीक है, सो लेट मी प्लॉट दिस. मैं इसको जरा इस तरीके से प्लॉट कर रहा हूं कि ये इधर ले आते हैं हम. ठीक है जी, यहाँ पे एनर्जी प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर लेते हैं. और वही आपने क्या देखा, आपने देखा नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट है, सो नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट आ गया. ठीक है जी, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस एच एफ होगी. और आपके पास आपका ग्रेडियंट क्या होगा, पॉजिटिव एच होगा. सो देयरफॉर इट विल बी एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन लाइक दिस. ठीक है जी, और एनर्जी ऑन द वाई एक्सिस है. वंस अगेन देखो, आपको पता तो है ना ग्रेडियंट क्या है, तो आप इस ग्रेडियंट के थ्रू क्या निकाल सकते हो, आप जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल सकते हो. यू कैन डू y2 माइनस y1 एंड अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू द प्लैंक्स कांस्टेंट. अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो वो है, जैसे मैंने आपको बोलता बेटा ये वाली वैल्यूज निकाल दिया करो. ठीक है, तो वंस अगेन एक्स इंटरसेप्ट पे क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट पे जब तुम लोग इधर जीरो डालोगे तो ये एच एफ ओ उधर जाएगा, एच एच और कैंसिल हो जाएगा, और देयरफॉर एफ आई इक्वल टू एफ ओ हो जाएगा. ठीक है, मैं यहाँ कर भी देता हूँ, जीरो विल इक्वल टू एच एफ आई माइनस एच एफ ओ. सेंड दैट ओवर हियर, एच एफ ओ विल इक्वल टू एच एफ आई एंड देन यू कैन कैंसिल द एच एंड एच. सो देयरफॉर यू गेट द एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू कि ये क्या होगा, ये आपके पास एफ होगा. ठीक है, तो इस इनमें ना यूजुअली इसी पे जोर होगा, वाई इंटरसेप्ट पे, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ग्रेडियंट की बेसिस पे कैलकुलेशंस, एंड ये इन पे ज्यादा जोर होगा. अच्छा, इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट लिनियराइजेशन है वो यही है, इसी इक्वेशन का डिफरेंट फॉर्म. क्या डिफरेंट फॉर्म है, E इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा आई माइनस एच सी ओवर लैम्डा ओ. ये क्यों, देखो क्या होता है, V इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है ना. तो अगर मैं आपको बोलूं फ्रीक्वेंसी को सब्स्टिट्यूट कर दो लैम्डा के थ्रू, तो आप क्या करोगे, V ओवर लैम्डा करोगे. V क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट होगी, लैम्डा लैम्डा होगा, ये आ गया. जब एफ आई थी तो लैम्डा आई, जब एफ ओ था तो लैम्डा ओ. तो आपके पास जो है वो ये इसी इक्वेशन का ये डिफरेंट फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. अब आप क्या कर सकते हो बेटा, अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप जो है वो इसको ऐसे लिनियराइजेशन कर सकते हो कि एच सी और वन अपॉन लैम्डा आई माइनस एच सी अपॉन लैम्डा ओ. तो अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन प्लॉट दिस ऑन द एक्स एक्सिस, यू कैन प्लॉट दिस ऑन द वाई एक्सिस, यू कैन पुट दिस एज द ग्रेडियंट एंड देन दिस विल बी योर वाई इंटरसेप्ट. ठीक है, सो अगर मैं दोबारा से इसका ग्राफ बनाऊं, सो आप दोबारा से इसका ग्राफ देख सकते हैं कैसा होगा कैसा नहीं होगा. ठीक है, तो जो है वो आपके पास if I plot 1 upon lambda on this axis and energy on this axis 1 upon lambda I specifically. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट है, नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट मैंने प्लॉट कर दिया इधर, और जो है वो ग्रेडियंट क्या होगा मेरा, पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, तो मेरे पास जो है वो इस तरीके से आ जाएगा ये. ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से वो ग्राफ बन रहा है. वंस अगेन यू कैन ट्राई एंड वर्क आउट द वैल्यू फॉर दिस एक्स इंटरसेप्ट. वही करोगे, यहाँ जीरो डालोगे, ये चीज उधर जाएगी, एच सी कैंसिल, वन अपॉन लैम्डा आई विल इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा ओ. तो आपके पास जो है वो ये वाली वैल्यू एक्चुअली क्या होगी, वो वन अपॉन लैम्डा ओ के बराबर हो जाएगी. ठीक है, तो वो ये बस आपने जैसा आपको बताया कि वाई वाली वैल्यू को जीरो कर दो. अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, आसान लग रहा होगा कि सर बार बार वही चीज बता रहे. तो ये हो गया, तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लिनियराइजेशन है, और ये जो है वो इसका जो है वो अच्छा खासा पार्ट आपकी क्वांटम फिजिक्स का हमने यहां तक कवर कर लिया. अच्छा, फिर आ जाते हैं, एग्जामिनर आपको अक्सर बेशतर ये भी बोलता है कि जो मैंने आपको वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रियलिटी वाली पॉइंट 3 और पॉइंट 4 नहीं बताए थे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी वाइल कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट विल इंक्रीज ईके मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज रेट ऑफ इजेक्शन. ये हमने प्रूव करना है, और नंबर 2 भी हमने प्रूव करना है. अच्छा, ये कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हमने क्या प्रूव करना है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द ईके मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये कैसे होगा, देखो एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू एच एफ, है ना. तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा, सो जो फोटोन के पास एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज कर जाएगी. जब वो इंक्रीज कर जाएगी तो जाहिर बात है, जब वो इलेक्ट्रॉन में जाके घुसेगा और इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन को भी ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, राइट. सो व्हाट कैन वी से, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी increases energy of photon. So when electron absorbs it, it also has greater EK max. Simple.
फिर आपके पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है कि यार ये डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ इजेक्शन कैसे हो रहा है। तो डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ इजेक्शन को करने के लिए आपको इंटेंसिटी वाला रूट लेना पड़ेगा। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सही है। अब एनर्जी को हम कैसे खोल सकते हैं? एनर्जी का फॉर्मूला बस है HF। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि देखो, पहले मैं आपसे बात कर रहा था एक फोटोन की। जाहिर बात है, अगर मैं एक बीम ऑफ लाइट मार रहा हूं तो उसमें एक फोटोन तो नहीं होगा, उसमें n फोटॉन्स होंगे। So what I can write over here is I can write NHF over 80, right? NHF over 80। ये देखो, ये कहां से एक्सपेंशन? ये आइंस्टाइन के आइडिया से आ रही है। ये वेव थ्योरी में एग्जिस्ट नहीं करता ये आइडिया NHF वाला। ठीक है। तो ये आइंस्टाइन की ही बात से हम कर रहे हैं, हम पार्टिकल थ्योरी को ही इस्तेमाल करके आइंस्टाइन को प्रूव करेक्ट कर रहे हैं। अब देखो ये आ गया। अब नाउ लुक एट दिस। देखो, हम क्या कर रहे हैं? हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू बेटा, इसके मैं फ्रीक्वेंसी को उस साइड में भेज रहा हूं, यानी मैं पहले इसको इस तरह लिख देता हूं। इंटेंसिटी विल इक्वल टू, देखो, HF ओवर A, और मैं N ओवर T को सेपरेट कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ इजेक्शन वाली चीज वो एक्चुअली N ओवर T है। कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं पर यूनिट टाइम। और मैंने HF ओवर A को अलग अलग कर दिया। अब देखो सिंपल है काफी। मैं अगर इसको जो है वो फ्रीक्वेंसी को तो डिवाइड में भेज दूं, ठीक है, और बाकी ये चीजें मेरी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है ना। अगर मैं इनको कांस्टेंट अज्यूम कर लूं, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/T। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो ये पूरी चीज क्या करेगी? ये पूरी चीज डिक्रीज करेगी। राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। सो fewer electrons absorb photons per unit time and get ejected। ठीक है जी। जब हमारे पास पहले से ही कम फोटोन आ रहे हैं तो फिर जाहिर बात है कम ही इलेक्ट्रॉन उनको एब्जॉर्ब करेंगे और फिर कम ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। राइट राइट। सो इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ इजेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स जिस तादाद से निकल रहे थे वो कम हो जाएंगे, हाँ, लेकिन उनकी एनर्जी अब ज्यादा होगी। ठीक है जी। तादाद कम हो गई लेकिन एनर्जी ज्यादा होगा। अच्छा, फिर क्या है? इंक्रीजिंग इंटेंसिटी वाइल कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट विल इंक्रीज द रेट ऑफ इजेक्शन ओनली। बहुत आसान है, देखना भाई। देखो हमने क्या बोला? हमने बोला E इक्वल्स टू HF होता है। तो इसमें आपको कोई इंटेंसिटी नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। तो आप क्या बोलोगे? इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है। जो एक फोटोन की एनर्जी है उसका इंटेंसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। सो वी कैन से एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी if frequency is constant. So that is why Ek max of electron is same। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बराबर होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज करूं डिक्रीज करूं उससे फर्क नहीं पड़ रहा अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा हुआ। बाकी मैं आपसे बोलूं इंक्रीज क्यों हो रहा है रेट ऑफ इजेक्शन, तो आप इसी बात पे आ जाओगे, क्योंकि मैं आपके पास ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूं। तो मैं इसको यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं HF ओवर A डिवाइडेड इनटू N ओवर T। अब देखो बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये तीन चीजें कांस्टेंट रह रही हैं। सो नाउ यू कैन सी दैट द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। सो इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी, द रेट ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स विल इंक्रीज। अब देखो ये वेव थ्योरी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा है ये पॉइंटर। ठीक है। वेव थ्योरी क्या कहती है? वेव थ्योरी कहती है इंटेंसिटी में बोलती कितनी वेव एनर्जी लेके आ रही है। आइंस्टाइन बोल रहे हैं नहीं, इंटेंसिटी हमें ये बता रही है कितने फोटोन आ रहे हैं पीछे से। दिस इज डिफरेंट, दिस इज कंप्लीटली टू डिफरेंट आइडियाज। ठीक है, ऑब्वियसली व्हाइल कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो ये टू डिफरेंट आइडियाज हो गए। अब देखो कितना ड्रास्टिकली जो है वो अब दुनिया चेंज होने जा रही है। अच्छा, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। ये जो है वो क्या लिख लेंगे हम? इंक्रीजिंग इंटेंसिटी इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। Increasing intensity increases the number of photons incident per unit time. So more electrons absorb photons
and get ejected per unit time. मतलब आप एक तरीके से देखो, एनर्जी इंक्रीज ही कर रही है, ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज ही कर रही है, लेकिन एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज नहीं कर रही, बस उनकी तादाद बढ़ गई है। तो वेव थ्योरी ये रियलाइज नहीं कर पाती इस बात को कि तादाद इंक्रीज करने की वजह से एनर्जी इंक्रीज कर रही है, एक पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज नहीं कर रही। दिस इज ओनली पॉसिबल वाया दी व्हाट, वाया द पार्टिकल थ्योरी एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आपने इतनी सारी बातें पढ़ ली, मेरे साथ समझ ली है, वेव थ्योरी भी समझ ली, पार्टिकल थ्योरी भी समझ ली, सब कर लिया, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल होना चाहिए। सवाल क्यों होना चाहिए भाई? ठीक है, पार्टिकल थ्योरी आ गई, आपने अच्छा बता दिया, आपने अच्छा समझा दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा पूरा प्रूफ कर रहा है पार्टिकल थ्योरी को, लेकिन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो अभी भी होती है, डायफ्रैक्शन रीडिंग तो हम अभी भी इस्तेमाल करते हैं और वो वही करती हैं। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डायफ्रैक्शन ये तो वेव के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तो पार्टिकल को अप्लाई नहीं करते। ऐसा तो नहीं होता आपका दरवाजा है, आप दरवाजे में से चलते हुए जा रहे थे, अब दरवाजे में चलते जाते दूसरी साइड पे मोटे होकर निकल गए। डायफ्रैक्शन तो यही होता है ना, जब एक वेव अपने ज्योमेट्रिक अपने स्लिट में से पास थ्रू करती है तो ज्योमेट्रिक शैडो में फैल जाती है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप दरवाजे में से गए, दूसरी साइड में मोटे निकल के आ रहे हैं? नहीं, आपके साथ नहीं होता, तो आप पार्टिकल हो। ठीक है जी, तो यही सवाल है अब भाई, आप एक जगह ये कह रहे हो कि आपकी लाइट जो है वो क्या है, वो वेव है, क्योंकि वो डबल स्लिट भी फॉलो कर रही है, वो डायफ्रैक्शन भी फॉलो कर रही है, और एक जगह आप कह रहे हो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी फॉलो हो रहा है, यानी पार्टिकल थ्योरी है, वहां पे वेव थ्योरी अप्लाई नहीं हो सकती। तो ये क्या मसला है? यानी इसका मतलब क्या लाइट वेव भी है पार्टिकल भी है, दोनों एक साथ है? बिल्कुल ऐसा ही है। फिजिसिस्ट ने कहा कि भाई लाइट हैज वेव पार्टिकल डुअलिटी, कभी कभी वेव भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगी, कभी कभी अपना पार्टिकल भी दिखाएगी। तो इसमें हमारे पास ये वेव पार्टिकल डुअलिटी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है जी, हमने हाथ उठा लिया, हमने कहा भाई ये लाइट को कह देते हैं, लाइट को स्पेशल बोल देते हैं, लाइट इज समथिंग स्पेशल, ये वेव भी है पार्टिकल भी है, पता नहीं कोई अजीब सी मखलूक है। फिर क्या हुआ? फिर मजा आया इन लोगों को। फिर जो है वो एक बंदा, उसको पता नहीं ख्याल आया बैठे बैठे, उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए और इलेक्ट्रॉन्स को रख के क्या कर दिया, एक्सेलरेट करके ग्रेफाइट क्रिस्टल पे मार दिया। ग्रेफाइट क्रिस्टल में क्या होंगे? ऑब्वियसली ग्रेफाइट के एटम्स होंगे, राइट? और ये जहां जहां ऑब्वियसली इनके बीच में जो थोड़ी बहुत की स्पेसिंग एग्जिस्ट कर रही है, दिस कैन बी कंसिडर्ड लाइक अ स्लिट, दिस कैन बी कंसिडर्ड लाइक अ स्लिट, है ना? तो दिस कैन बी कंसिडर्ड लाइक अ स्लिट। अब जब इसमें से वेव जाएगी तो फैलनी चाहिए, लेकिन अगर इसमें से कोई पार्टिकल जा रहा है तो क्या होना चाहिए? पार्टिकल यहां से जाएगा, सीधा सीधा निकल आएगा, पार्टिकल नहीं फैलना चाहिए। जैसे आप नहीं फैलते दरवाजे में फैल जाते हुए, तो पार्टिकल भी फैलना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन्स का तो पूरी दुनिया को पक्का पक्का यकीन था इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इस बंदे ने जो वो भी जो है वो यकीन खराब कर दिया। इसने जब ये एक्सपेरिमेंट करी तो आपको जो अपनी स्क्रीन पे पैटर्न मिला वो डायफ्रैक्शन का मिल गया। जैसे आप देखते हैं ना वाटर रिपल्स बनाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही ये पैटर्न मिल गया। अब सब सर पकड़ के बैठ गए, उन्होंने कहा हम एक जगह फंसे थे, हम लाइट के बारे में कंफ्यूज थे, लाइट वेव भी है पार्टिकल भी है। इस बंदे ने आगे क्या कर दिया, इसने और मुसीबत खड़ी कर दी। इसको पता नहीं किस बेवकूफ आदमी ने बोला था, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया, ग्रेफाइट के क्रिस्टल पे मारा और वो इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्ट कर गया। वो बजाय कि जो हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स होते हैं, वो भी वेव की तरह बिहेव करना शुरू हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ लाइट नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स में भी क्या है, वेव पार्टिकल डुअलिटी है। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स होते हैं हमें पता है, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल्स प्रूव करती, लेकिन ये वाली एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रही है इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। इसी तरह अब बाकियों को हुआ, बाकियों ने प्रोटॉन रख के मारना शुरू कर दिए, हीलियम के एटम मारना शुरू कर दिए, मार मार के देखी चीजें, सब लोग चीजों ने डायफ्रैक्शन करके दिखाना शुरू कर दी। सब सर पकड़ के बैठ गए कि भाई ये वेव पार्टिकल डुअलिटी ये लाइट के लिए नहीं है बल्कि हर चीज के ऊपर अप्लाई कर रही है, right? So then came the savior of the physics world and he is de Broglie भैया, and he brought the concept of his de Broglie's wavelengths। ठीक है, de Broglie भैया ने कहा moving particle has an associated wavelength। he brought this formula to us। इसने कहा कि भाई आपके जो पार्टिकल का मोमेंटम है, इट इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकल वाया दिस इक्वेशन P इक्वल्स टू h ओवर लैम्डा। तो de Broglie भैया ने ये पूरी डिबेट क्या कर दी, सेटल कर दी। अब सब लोग परेशान थे ना कि भाई कैसे हो सकता है एक पार्टिकल पार्टिकल भी है वेव भी है। de Broglie भैया ने कहा भाई देखो जिस चीज मोमेंटम है उसके पास वेवलेंथ भी होगी। सेटल हो गई डिबेट, क्योंकि मोमेंटम किसका कॉन्सेप्ट है, मोमेंटम कॉन्सेप्ट है पार्टिकल्स का। वेवलेंथ किसका कॉन्सेप्ट है, वेवलेंथ कॉन्सेप्ट है वेव्स का। He came in and unified both of them। He said momentum is equals to h over lambda। जिसके पास मोमेंटम है उसके पास वेवलेंथ भी होगी, जिसके पास वेवलेंथ है उसके पास मोमेंटम भी होगी, राइट? एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द de Broglie's wavelength। ये अभी रिसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई है।
तो ये भी क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मूविंग पार्टिकल हैज एसोसिएटेड वेवलेंथ। ठीक है, तो ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लो फर्स्ट पार्ट। फिर क्या बोला हुआ है यहाँ पे, ड्रॉ द न्यू पैटर्न ऑन द स्क्रीन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ ग्रेटर एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, एक्सप्लेन द पैटर्न। आपको ये सवाल दे दिया गया, आपको बोल रहे हैं अभी पैटर्न जो बन रहा है वो ये बन रहा है। अब आप ये बताएं, अगर हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज कर दें, ठीक है, ग्रेटर कर दें, इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज क्या है भाई? हम यहां पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक्सेलरेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं पॉजिटिव प्लेट, इलेक्ट्रॉन बेवकूफ बनते हैं, भागते आ जाते हैं और वो आगे निकल जाते हैं, उनको हम एक्सेलरेट कर देते हैं, राइट? सो दिस इज नोन एज एन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। वो ये कह रहे हैं अगर हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ा दें तो पैटर्न ऑन द स्क्रीन कैसे चेंज करेगा। तो वो कैसे चेंज करेगा वो हम देख लेते हैं। देखो, हम इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन, वो हम कैसे दे सकते हैं? वी कैन गिव इट थ्रू द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज इनटू चार्ज। जैसे मैंने ऊपर किया था, वर्क डन ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज। तो हम जिस वोल्टेज से उस पार्टिकल को एक्सिलरेट कर रहे हैं, that multiplied by the charge of that particle will equal to the energy given to that particle। अब आपको क्या बोल दिया? आपको ये बोल दिया कि भाई हम एक्साइटिंग वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। सो आपने एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर दी है? ज्यादा दे दी है। जब एनर्जी ज्यादा दे दी है, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी तो उसका मोमेंटम क्या होगा? उसका मोमेंटम भी जाहिर बात है ग्रेटर होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, मोमेंटम एम वी होता है, मोमेंटम भी ग्रेटर होगा। जब मोमेंटम ग्रेटर होगा तो वेवलेंथ कैसी होगी? वेवलेंथ आपकी कम होगी। So basically, when you increase the momentum, your wavelength is going to decrease because they both are in inverse proportion. So what is going to happen? अब basically हमारी जो wavelength होती है वो ये होती है, right? मतलब आपको इसको intuitively समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी इसकी actual reason बताता हूँ। तो wavelength you can think of it like this is a wavefront and this is a wavefront and the distance between two wavefronts is a wavelength. So आपके पास जो है वो क्या होगा, आप इस पैटर्न की वेवलेंथ कम करके दिखा देंगे। यानी अब आप जो कोइंसेंट्रिक सर्कल्स दिखाएंगे वो करीब करीब दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे कि यार मेरी वेवलेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है, राइट? सो लेट्स ड्रॉ द न्यू पैटर्न। सो ये आ गया, फिर ये आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा कोइंसेंट्रिक सर्कल्स छोटे छोटे बना रहा हूं, इनकी वेवलेंथ कम बना रहा हूं, ठीक है जी। और जो है वो एक और बना दे, क्योंकि वेवलेंथ छोटी हो गई तो ज्यादा आ जाएगा स्क्रीन पे। और मेक श्योर करना कि जो गैप है बिटवीन द कोइंसेंट्रिक सर्कल्स वो अप्रोक्सीमेटली सेम हो, यानी जो गैप आपने यहां दिखाया है उतना ही गैप यहां पे हो और उतना ही गैप यहां पे हो, ठीक है? मुझे थोड़ी सी जल्दी हो रही है क्योंकि मैंने रिवीजन वीडियो अपनी कंप्लीट करनी है। सो ये मैंने इस तरीके से दिखा दिया, दिस विल बी द न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न। अब इसको हम लिखेंगे किस तरह वो देख लो, क्योंकि ये भी रिसेंट पेपर में आया हुआ है। हम क्या लिख सकते हैं? एज एक्सिलरेटिंग वोल्टेज इज increased, the energy, the kinetic energy, and hence the momentum of the electron will increase. Increase, the wavelength will decrease, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है मोमेंटम और वेवलेंथ। वेवलेंथ will decrease, the wavelength will decrease, and when smaller wavelength passes through same slit spacing, the diffraction angle is lesser। क्या मतलब है इस बात का? बेसिकली देखो, मैंने आपको इसको इंट्रोड्यूसली समझाया है कि भाई मैंने वेवलेंथ कम करके दिखा दी यहाँ पे, लेकिन जो इसका एक्चुअल रीजन है वो ये है बेटा, देखो हमने पढ़ा था फॉर्मूला डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, राइट? हमने ये पढ़ा था डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली आपके पास ये हो रहा है कि क्योंकि आपकी वेवलेंथ जो है ना वो डिक्रीज कर रही है, देखो हमारी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो हमारा जो एंगल है ना वो भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। और एक्चुअली में ये ऐसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इट्स लाइक दिस। सो द एंगल बिटवीन देम हैज डिक्रीज्ड, ठीक है? जाहिर बात है अगर एंगल बड़ा होता है, जैसे यहां से ये एंगल बड़ा है तो क्या होता है, ये वाला ऑर्डर यहां होता, ये वाला ऑर्डर यहां होता, लेकिन ये एंगल क्या हो गया, छोटा हो गया। तो एंगल छोटा हुआ है, सो देयरफॉर जो है वो क्या हो गया आपके पास,
ये बस इतना स्लाइट आपको डिस्टेंस दिख रहा है स्क्रीन पे, वो डिस्टेंस आपको बेसिकली आपके ऑर्डर्स के बीच में क्या हो गया है, कम हो गया, राइट। बट वरना आप इंट्यूटिवली समझ लो और ये आंसर जो है वो याद कर लो, आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, when lambda equals to 240 nanometers incident on a target metal, electrons are ejected with a maximum kinetic energy of this much। ठीक है, जब हम लैम्डा इतनी मारते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है इलेक्ट्रॉन्स के पास। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड हेंस द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लेट्स डू दैट। देखो, काइनेटिक एनर्जी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, आप क्योंकि मुझे वेवलेंथ दी हुई तो मैं वेवलेंथ वाली इक्वेशन ले रहा हूं, एच सी ओवर लैम्डा आई माइनस एच सी ओवर लैम्डा ओ। अब देखो, पहले मुझे बोला है वर्क फंक्शन, तो ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है वर्क फंक्शन, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एच एफ ओ। तो एच एफ ओ या एच सी ओवर लैम्डा ओ, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं अभी फिलहाल इसको हटा के क्या लिख रहा हूं, वर्क फंक्शन लिख रहा हूं। एंड नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ई के मैक्स क्या हो गई, 4.44 इंटू 10⁻⁻19। एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, डेटा बुकलेट में दिया हुआ है, 3 इंटू 10⁻8। और इंसिडेंट वेवलेंथ क्या थी, 240 नैनोमीटर्स थी, 240 इंटू 10⁻⁹ और इन माइनस 5। तो हम 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 4.44 इंटू 10⁻⁹ माइनस, और ये मुझे जो है वो 6.63 इंटू 10⁻34, 3 इंटू 10⁻8 एंड देन 240 इंटू 10⁻⁹। तो ये मेरे पास मेरी फाई की वैल्यू आ गई 3.8475 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, या एक काम करते हैं, पहले मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूं, फिर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं। ठीक है, फर्स्ट लेट्स डू दैट, और फिर हम इसको कर लेंगे। और मेरी, अगर मैं इसके थ्रू, मुझे पता है मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछिए, सॉरी। सो मैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकता हूं, पाई क्या होता है, इट इज एच सी ओवर लैम्डा। सो फाई की वैल्यू ले ली 3.8475 इंटू 10⁻⁻19। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁸ एंड देन लैम्डा ओ। या आप एक ही स्टेप में भी निकाल सकते हैं लैम्डा ओ, लेकिन यहां पे बोला हुआ था कि भाई इसको अलग अलग करना, सो देयरफॉर वी आर डूइंग दैट। ठीक है जी, अब हम जो है वो 6.63 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁸ एंड देन आंसर से मैं डिवाइड कर दूंगा। सो मेरे पास मेरे लैम्डा ओ की वैल्यू आ रही है 5.17 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हो राउंड ऑफ कैसे करते हैं इसको, ये 2 सिग्निफिकेंट है, ये 3 सिग्निफिकेंट है, तो 2 सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर दोगे दोनों वैल्यूज को, तो ये आप राउंड ऑफ कर दोगे 3.8 इंटू 10⁻⁻19, और ये आप राउंड ऑफ कर दोगे 5.2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है जी, फिर क्या बोला हुआ है, लैम्डा 650 नैनोमीटर्स नाउ इज नॉट टारगेट मेटल, विल इलेक्ट्रॉन्स बी इमिटेड। सो क्या करेंगे हम इसका आंसर, देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि हमारी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर फ्रीक्वेंसी एफओ से बड़ी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और अगर मैं इसको लैम्डा के पर्सपेक्टिव में देखूं तो अगर लैम्डा आई लैम्डा ओ से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो आपने अपने आप से सवाल सिर्फ ये पूछना है, क्या ये जो वैल्यू दी हुई है 650 नैनोमीटर, तो वी कैन क्लियरली सी कि जो ये 5.2 इंटू 10⁻⁻7 है, जो कि मेरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ठीक है जी, ये तो इससे बड़ी है, राइट। 5.2 - 7 क्या होगा, इट विल बेसिकली बी 520 नैनोमीटर, राइट। इट विल बेसिकली बी 520 नैनोमीटर। एक सेकंड में इसको चेक भी कर लूं, हाँ 520 नैनोमीटर होगी। तो अब बस आपने ये देखना है कि सिंस सिंस योर 650 जो हम अब इंसिडेंट कर रहे हैं, वी आर मेकिंग 650 नैनोमीटर इंसिडेंट, सिंस 650 नैनोमीटर इज ग्रेटर देन 520 नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इमिटेड। ठीक है, सिंपल। आपकी जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो क्या है, आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बड़ी हो गई। वेवलेंथ के लिए क्या है, वेवलेंथ के लिए कम होना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं, वर्कआउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये भी आप 2 मिनट में निकाल सकते हो, ये कोई मुश्किल की बात नहीं है। देखो, अगर मुझे निकालनी हो तो मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं इस्तेमाल कर सकता हूं v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एंड नाउ इफ आई वांट द फ्रीक्वेंसी आई कैन जस्ट डिवाइड v बाय लैम्डा। v क्या ले लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा अपना लैम्डा ले लेंगे 5.17, 5.2 ही ले लेता हूं, ठीक है, इंटू 10⁻⁻7। तो क्या आ गया मेरे पास,
3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई 5.2 इंटू 10⁻⁻7। तो मेरे पास मेरी फ्रीक्वेंसी आ रही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज 5.769, और मैं इसको 2 सिग्निफिकेंटली राउंड ऑफ कर रहा हूं, 5.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। अब क्या पूछा हुआ है? फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मच इज मेड इंसिडेंट ऑन टारगेट मेटल, विल इलेक्ट्रॉन्स बी इमिटेड। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी के लिए ये वाला है, ये वाला है। तो क्या बोलूंगा मैं अब ये बोलूंगा कि सिंस, रेड में लिख लेते हैं, सिंस 6.0 इंटू 10⁻14, देखो इंसिडेंट क्या है, इंसिडेंट अब ये है, और मेरी थ्रेशोल्ड क्या है? मेरी थ्रेशोल्ड ये है। तो क्या ये वैल्यू इससे बड़ी है? यस, इससे बड़ी है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड। आई होप समझ में आ रहा हो सब, ठीक है जी। और बस आपने यही देखना है, फ्रीक्वेंसी के लिए बस ये चेक कर लो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, और लैम्डा के लिए बस ये चेक कर लो क्या इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है कि नहीं। अगर होगा तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होगा। Why do most electrons have kinetic energy less than the theoretical EK max? अच्छा, ये वाला सवाल भी कॉमन है, ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे। तो इसका क्या जवाब होता है? इसका जवाब ये होता है कि हमारे पास सम ऑफ द एनर्जी is required to bring the electron to the surface of the metal। ठीक है नहीं, बेसिकली देखो आपका सरफेस ये है, अब फोटोन हो सकता है बहुत अंदर किसी जाके मेटल के इलेक्ट्रॉन को क्या करे, इजेक्ट करवाए। तो अब उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए होगी। तो यूजुअली जो आइंस्टाइन की थ्योरेटिकल ईके मैक्स है वो नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स के पास, ठीक है, वो उससे कम होती है उनके पास, बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन टू द सरफेस ऑफ द मेटल। सही है। अच्छा, ये आपका फर्स्ट पार्ट, और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपके साथ क्या कर लिए यहाँ पे, कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है जी। अगर थोड़ा सा आपको लगे कि मैं थोड़ा सा फास्ट फास्ट जा रहा हूं तो मुझे जाना ही है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी छोटी बनानी होती है रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग। बाकी ये है कि यू कैन ऑलवेज रिवाइंड एंड आप आहिस्ता आहिस्ता चेक कर सकते हैं। मैं आपको समझा तो सारी बात देता हूं, तो ये क्वेश्चंस भी आप कोशिश ये करें कि आप खुद अटेम्प्ट करें, और आपसे अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना आप सोल्यूशन देख लें। अच्छा, देन वी हैव द नील बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। नील बोहर मॉडल ऑफ द एटम क्या था? उस जमाने में एक और एक्सपेरिमेंट थी या एक और ऑब्जर्वेशन थी जो कि लोगों को बहुत तंग कर रही थी, और वो ये थी जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन का इमिशन और हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या होता है? जब मैं हाइड्रोजन को एक फॉर एग्जांपल किसी भी कंटेनर में रख के, सील्ड कंटेनर में रख के उसको एक्साइट कर दूं, ठीक है, या तो जला दूं, जला तो नहीं सकते जब सील्ड कंटेनर में रखा हुआ, लेकिन देयर इज डिफरेंट वेज यू कैन एक्साइट अ गैस। आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी कर सकते हो, उसको हीट के थ्रू भी कर सकते हो। जब आप उसके साथ उसको एक्साइट करते हैं ना, तो हाइड्रोजन आपको ऐसा स्पेक्ट्रम देता है। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। आप कहेंगे यार ये तो लाइनें दिख रही हैं, इसमें क्या खास बात है? इसमें बहुत खास बात है। जब मैं आग जलाता हूं ना, व्हेन आई बर्न फायर, तो फायर गिव्स मी अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये वाला होता है, इसमें काली लाइनें नहीं होंगी। काली लाइन अगर मैं यहां से हटा दूं तो ये जो स्पेक्ट्रम नीचे वाला है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। जब मैं चीजों को एक्साइट करता हूं ना, जैसे आग लगाई हुई है, आग अब वो एक्साइटेड स्टेट में है सब, तो मुझे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, एंड दैट इज ड्यू टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब एक्सपेक्टेड ये नहीं कि भाई जब मैं हाइड्रोजन को एक्साइट कर रहा हूं तो वो मुझे ऐसा ही कुछ स्पेक्ट्रम दे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन आपको एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम देता है, इट गिव्स यू लाइंस एट पर्टिकुलर वेवलेंथ्स। बस ये इधर इधर लाइंस दिखाता और कई लाइंस नहीं दिखाता। सिमिलरली अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप चेंज कर दूं, मैं ये करूं कि मैं व्हाइट लाइट को लूं, व्हाइट लाइट क्या होगी? व्हाइट लाइट में ये पूरा स्पेक्ट्रम होगा विदाउट द ब्लैक लाइंस, और वो मैं इंसिडेंट कर दूं कूल हाइड्रोजन गैस पे, और रिजल्टेंट स्पेक्ट्रम को देखूं तो मुझे ये स्पेक्ट्रम मिलता है। इसमें क्या खास बात है? इसमें देखो, जहां जहां पहले आपको लाइनें मिल रही थी, अब वहां वहां से वो लाइनें क्या है? गायब है, दे आर गायब ओवर हियर। सो ओवर हियर कम्स नील बोहर भैया एंड हिज एक्सप्लेनेशन टू दिस एंड द न्यू मॉडल ऑफ द एटम, जो आपने ओ लेवल पढ़ा था, बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। तो बोहर भैया ने बोला यार ये देखो, ये जो लाइनें आपको मिल रही है ना, ये कोई ऐसी फालतू चीज नहीं है, ये आपको कुछ ना कुछ बता रही है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में। सो लेट्स लुक एट व्हाट, हाउ डिड ही प्रूव दैट। अब सवाल ये बड़ा कॉमन है, देखो
explain how the line spectrum of hydrogen provides the evidence for the existence of discrete energy levels in atoms. देखो, सबसे पहली बात, हम ऑलरेडी ये समझ चुके कि लाइट के अंदर जो भी फॉर एग्जांपल एक वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है, उस वो होगी ड्यू टू अ स्पेसिफिक एनर्जी फोटोन, बिकॉज E इक्वल्स टू HF होता है या E इक्वल्स टू HC ओवर लैम्डा होता है ना? तो ये अगर मुझे एक लाइन मिल रही है, इसका मतलब क्या है? इस लाइन के पीछे एक फोटोन था जिसके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी थी, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी थी, स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो पहली बात तो हम यही लिखते हैं, क्या लिखते हैं? Each line in the spectrum is due to a photon having a specific frequency slash wavelength. And then the second point is the frequency of a photon is directly proportional to its energy. This was given to you by Einstein. ठीक है जी? अब नील बोहर की एडिशन आती है। नील बोहर भैया बोलते हैं कि फोटोन रिलीज या एब्जॉर्ब तब होता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है बिटवीन एनर्जी लेवल्स। क्या मतलब है इस बात का? इसको ऐसे समझ सकते हो कि यार यहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये लोअर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल, सही है। यहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद था, अब हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था, ठीक है जी। इसने कहा बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। फिर क्या हुआ? एकदम से जो है वो फोटोन आया, इसको जाके आके टकरा गया। तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया और किसी हायर एनर्जी लेवल पे क्या कर दी? इसने जंप मार दी। इसने क्या कर दी? जंप मार दी। यहां से यहां हायर एनर्जी लेवल पे ये यहां पे आ गया। या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या है कि यार वो जो है वो पहले हायर एनर्जी लेवल पे था, एक्साइटेड पे था, वो जो है वो क्या हुआ? वो डी एक्साइट हो गया। तो उस डी एक्साइट होने के चक्कर में उसने क्या किया? उसने वो फोटोन रिलीज कर दिया। अब बात यहां पे समझने की ये है कि भाई देखो, हमारे पास जो फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का एब्जॉर्ब हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक वेवलेंथ अगर उसके पास, ये स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी उसके पास, तो उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। अगर उसकी स्पेसिफिक एनर्जी है और ये इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है बिटवीन एनर्जी लेवल्स ट्रांजिशन करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास बिटवीन द एनर्जी लेवल्स स्पेसिफिक गैप्स हैं, डिस्क्रीट गैप्स हैं। उनकी वैल्यू एक ही रहती है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल ये गैप 2 जूल का है तो ये सिर्फ उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जो 2 जूल जितनी एनर्जी लेके आ रहा है, बाकियों को नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ये गैप 2 जूल का है और ये 1 जूल वाले फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये नीचे गिर जाएगा जाके। इसकी कहीं भी नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, ना ये यहां का होगा ना ये वहां का होगा। ये बीच में छलांग मार के, मारियो जैसे होता है ना, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म सही छलांग नहीं मारी, नीचे गिर के मर जाता है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी जो है वो फिर यहां एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, राइट? तो जब भी वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, वो उतनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा जो करिस्पॉन्ड कर रही होगी उस गैप को बिटवीन द एनर्जी लेवल्स, ठीक है। और क्योंकि हम पहले से ही बोल चुके कि भाई फोटॉन्स की डिस्क्रीट और स्पेसिफिक एनर्जी, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक वेवलेंथ है, सो देयरफॉर ये गैप हमारा स्पेसिफिक और डिस्क्रीट है। और अगर हमारा गैप स्पेसिफिक और डिस्क्रीट है तो इसका मतलब ये कि हमारी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी स्पेसिफिक और डिस्क्रीट है। तो आपने क्या करना है? आपने ये आंसर रट्टा मार लेना है, ठीक है नहीं? ये रट्टा मार लोगे तो आपके लिए आसानी जाएगी। ये 4 मार्क्स तक का आंसर आता है। अब ये था जनरल आंसर, मतलब इसमें रेफरेंस नहीं था एमिशन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करो, ये रेफरेंस नहीं था। उन्होंने बोला भाई कैसे जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर एविडेंस, तो आपने ये लिख दिया। अगर वो आपसे बोल दें एमिशन स्पेक्ट्रम, सबसे पहले क्या बोल दिया? डिस्क्राइब बोल दे। डिस्क्राइब का मतलब कि डिस्क्राइब आप बताओगे, भाई देखो काला स्पेक्ट्रम होगा, काले स्पेक्ट्रम में स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पे या स्पेसिफिक वेवलेंथ्स पे आपके पास लाइंस होंगे। तो ये देखो डिस्क्राइब मैंने ये लिख दिया। The emission spectrum is completely dark with line and specific frequencies and wavelengths, ठीक है जी। अगर आपको वेवलेंथ्स पता हो तो आप वेवलेंथ्स लिख दो, ठीक है जी। फिर each line in the spectrum is due to a photon having a specific frequency. हर लाइन स्पेक्ट्रम में इसलिए क्योंकि फोटोन की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है जी। सॉरी, एवरी लाइन करिस्पॉन्ड्स टू अ फोटोन ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, राइट? जो हमने बात ऊपर भी करी थी ना, यही वाली बात, यही वाली बात। अब मैं सारा आंसर रिपीट कर रहा हूं कि each line in the spectrum is due to a photon having a specific frequency. फिर the frequency of photon is directly proportional to its energy. अब emission spectrum में समझो, emission spectrum में फोटोन तब निकलता है, यानी बेसिकली क्या है, ये फोटोन रिलीज हो रहा है। तो ये फोटोन कब रिलीज होगा? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, सही है। तो हम करते क्या है, जब हम इसको एक्साइट करते हैं ना विद इलेक्ट्रिसिटी या हीट, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो जंप कर जाता है अबव लेवल पे। फिर थोड़ी देर बाद वो डीएक्साइट करके अपनी ओरिजिनल लेवल पे जब वापस आता है तो वो उसके कॉन्सिक्वेंस में फोटोन रिलीज कर देता है। सो दिस फोटोन, दिस इज द फोटोन दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द इमिशन स्पेक्ट्रम।
जब हम हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल जा रहे हैं तो वो वाला जो फोटोन रिलीज हो रहा है वो एमिशन स्पेक्ट्रम में। तो देखो यहां पे आंसर को हल्का सा बस मॉडिफाई कर दिया, क्या लिख दिया, द फोटोन इज रिलीज्ड एज इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी स्लैश रीएक्साइट्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। इससे ऊपर क्या लिखा था, इससे ऊपर लेवल हमने, इससे ऊपर हमने बहुत जनरल आंसर लिखा था, ये लिखा था कि द फोटोन रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड एज इलेक्ट्रॉन जंप्स बिटवीन एनर्जी लेवल्स, खत्म। अब क्या लिखा, अब स्पेसिफिक हो गए कि यार देखो फोटोन रिलीज तब होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डीएक्साइड करके हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल है। क्यों स्पेसिफिक हुए, बिकॉज इमिशन स्पेक्ट्रम की बात हो। एंड देन फाइनली आपने अपनी कंक्लूजन में दी है कि भाई आपके पास जो गैप्स है और देयरफॉर एनर्जी लेवल्स क्या होंगे वो भी डिस्क्रीट इन नेचर। फिर आपके पास क्या आता है, आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आता है, ये वाला। भाई इस स्पेक्ट्रम में काली लाइनें क्यों आ रही है, तो अब देखो, अब क्या कर रहे हो, अब आप पीछे से हर एनर्जी का फोटोन भेज रहे हो, यू आर सेंडिंग ऑल एनर्जी फोटॉन्स फ्रॉम बिहाइंड, राइट। सो होगा क्या, आपके पास जब वो वाला फोटोन होगा जिसकी एनर्जी बराबर होगी उस डेल्टा ई के एग्जैक्टली, तो वो वाला फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। और जब भी वो यहां पे हमें स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, वो एब्जॉर्ब हो गया, वो इलेक्ट्रॉन खा गया, उसने कहा बस अपना पेट भर लिया उसने, वो आगे बढ़ गया, वो फोटोन बेचारा गायब हो गया। तो दैट इज वाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये वाला फोटोन, आने वाला फोटोन जो है वो, उसकी वजह से हमारे पास लाइन आ रही है। और जब वो आता है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो वो हायर एनर्जी लेवल पे क्या कर जाता है, जंप कर जाता है। तो देख लो यही दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है। पहले बोला डिस्क्राइब, डिस्क्राइब क्या करोगे, बोलोगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, हैविंग ब्लैक लाइन एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज वेवलेंथ्स, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख। फिर वही बात है, ईच लाइन इज ड्यू टू स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी फोटोन, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, फिर ये लिखोगे, अब ये बताओगे स्पेसिफिक होके कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्यों वो फोटोन रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वो फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, द फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड एज इलेक्ट्रॉन जंप्स स्लैश एक्साइट्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल। स्पेसिफिक हो गया क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात हो रही, भाई वो फोटोन एब्जॉर्ब तब हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। फिर एक बात इसमें यह है कि भाई देखो वो जब उसने वो फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका मतलब नहीं है वो फोटोन एब्जॉर्ब करके बैठ गया, वो कभी रिलीज नहीं होगा, नहीं। इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी जगह को जाएगा तो वो उस फोटोन को रिलीज करेगा। लेकिन मसला क्या है, वो फोटोन रिलीज होगा रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन यहां रखी हुई थी तो यार वो तो किसी रैंडम डायरेक्शन में इमिट हो गया, तो आपकी स्क्रीन पे अब आपको नजर नहीं आएगा, रीइमिट होगा लेकिन रैंडम डायरेक्शन में होगा, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी इट। तो ये बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। द फोटोन इज रिलीज्ड एज इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी फ्रॉम, नहीं सॉरी ये तो इमिशन स्पेक्ट्रम वाला आंसर पढ़ रहा हूँ, ये लिखा हुआ as the electron inside releases the photon in random direction, which is why we see a black line, and then finally कि भाई this gives you evidence for the discrete levels। तो ये तीन आंसर्स हैं, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका नील बोहर की एक्सप्लेनेशन है और ये नील बोहर का मॉडल ऑफ द एटम है। अभी तक जो आपने लेटेस्ट मॉडल पढ़ा था वो रुदरफोर्ड का था, उसने आपको ये बता दिया था कि न्यूक्लियस डेंस होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, फलाना ढिमकाना। इलेक्ट्रॉन्स का आपको आके नील बोहर ने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर एनर्जी लेवल्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर न्यूक्लियस के क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं कर रहे, वो बाहर सर्कुलर मोशन नहीं कर रहे, वो लेवल्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक लेवल्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सही है। नहीं अब वो लेवल्स क्यों है क्यों नहीं है, वो उसकी उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए फिर हमें श्रोडिंगर का मॉडल समझना पड़ता है। बहरहाल अब आ जाओ हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो हम एनर्जी लेवल्स को बेटा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अब जैसे मैं आपको ये वाली दिखा रहा था कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, वो मैंने अब उसको वर्टिकली दिखा दिया, तो ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, और इन लेवल्स की मैंने एनर्जीज दी है यहाँ पे, ठीक है जी। ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे सबसे करीब में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस करीब से करीब होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, राइट। अट्रैक्टिव इन नेचर होगी ना, आप सबको पता है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के महबूब है, पॉजिटिव लव्स नेगेटिव, नेगेटिव लव्स पॉजिटिव, सो इट विल बी नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज वर्क इटसेल्फ विल गेट आउट ऑफ द सिस्टम, या पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज व्हेन वी ब्रिंग देम क्लोजर टुगेदर, सो ये नेगेटिव है। और जाहिर बात है जब दूर जाते जाओगे तो आपकी उसके हिसाब से वो जीरो को अप्रोच करती जाएंगी, यानी यू कैन थिंक ऑफ इट दैट दिस इज लाइक एन इन्फिनिटी, मतलब यू टॉकिंग अबाउट एनर्जी लेवल दैट इज सो फार अवे कि वो इन्फिनिटी है, वो न्यूक्लियस से बेसिकली क्या कर लेता है, एस्केप कर लेता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारी एनर्जी लेवल्स है। एक्चुअली मुझे इसको 0.0 नहीं लिखना चाहिए, मैं इसको अभी फिलहाल जो है वो -2.3 लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसी, सही है जी। अब ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है, ऐसे डायग्राम लगाता है आपके पास। अब क्या बोला हुआ एग्जामिनर आपको, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ लाइंस इन द इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में कैसे प्रिडिक्ट होंगी लाइंस,
भाई मैंने आपको क्या बताया था, इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, आपके पास फोटोन तब रिलीज होता है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आ रहा है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आपने ये चीजें देख लेनी कि कहां कहां मैं लोअर एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन कर सकता हूं। इसका सबसे आसान तरीका, सबसे हाईएस्ट पे स्टार्ट करो, सेकंड में जाओ, सबसे हाईएस्ट पे स्टार्ट करो, उससे नीचे जाओ, उससे नीचे जाओ। ये हो गई हाईएस्ट से 3। अब इधर से स्टार्ट करो, इधर से नीचे जा सकते हो, इधर से नीचे जा सकते हो। ठीक है जी। और लास्टली ये भी हमने कवर कर लिया, अब हम मुझे ये वाला कवर करना होगा, तो मैं इधर से नीचे जा सकता हूं। इमिशन स्पेक्ट्रम में याद रखना, हम हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जा रहे होते हैं, तब वो फोटोन रिलीज होता है। सही है जी। तो देयरफॉर हम इमिशन स्पेक्ट्रम की लाइनें हमेशा डाउनवर्ड एरो से बनाएंगे। और सबसे आसान तरीका क्या है कि एक लेवल पे स्टार्ट करो, उससे नीचे हर लेवल लाओ, फिर दूसरी लेवल लो, उससे नीचे हर लेवल लाओ, फिर तीसरी लेवल लो, उससे नीचे हर लेवल लाओ। फिर मैं अगर आपको बोलूं बेटा प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ लाइंस इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो वो वही होंगी। देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, हाँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6। इसी तरह 6 एब्जॉर्प्शन में भी होंगी, लेकिन फर्क क्या होगा, बस फर्क ये होगा, अब देखो हमने क्या बोलता है, एब्जॉर्प्शन कब होती है, जब फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर गया, है ना। तो देयरफॉर मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जब मुझे दिखानी होंगी ट्रांजिशंस, तो मैं उसको अपवर्ड दिखाऊं। मैं देखो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे था, ऊपर चला गया, फिर इसी तरह इधर से इधर दिखा दूंगा, फिर इसी तरह इधर से इधर दिखा दूंगा। मतलब बेसिकली बस ये करो कि भाई एक लेवल पे स्टार्ट करके हर लेवल तक एरोज लगा दो। तो ये हो गई, ये वाली लेवल कंप्लीट हो गई। अब इससे ऊपर वाली, ये मैं यहां से यहां जा सकता हूं, मैं यहां से यहां जा सकता हूं, और फिर ये वाली मैं यहां से यहां जा सकता हूं। तो आपके पास वही 6 लाइनें आई हैं, बस एरोज की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो वही लाइनें होंगी, इमिशन में भी उतनी लाइनें होंगी, एब्जॉर्प्शन में भी उतनी लाइनें होंगी। आपने ऊपर भी देख लिया होगा, आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि भाई वो बराबर ही होती है, बस फर्क होता है स्पेक्ट्रम दिखता कैसे है और बनता क्यों है। इधर बनता है जब फोटोन रिलीज होता है, व्हेन यू जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। एंड इधर वो दिखता इसलिए नहीं है, वहां पे काली लाइन इसलिए आती है क्योंकि वो फोटोन एब्जॉर्ब होकर रीएमिट हो जाते हैं किसी और रैंडम डायरेक्शन में। ठीक है जी, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल को जा रहा होता है। सही है। अच्छा, फिर तो ये भी 6 है, ये भी 6 है। फिर कैलकुलेट द मिनिमम वेवलेंथ, ये भी एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है। भाई वो आपसे बोल रहे हैं मिनिमम वेवलेंथ बता दो। आपको क्या पता है, आपको ये पता है एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज एच एफ, जिसको हम लिख सकते हैं कैसे, एनर्जी इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा। मैं आपको ये बोलूं मुझे मिनिमम वेवलेंथ बता दो, तो आप क्या करोगे, मुझे मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन बताओगे। इसी तरह मैं आपको डिफरेंट कर दूं इसको, मैं आपको बोलूं बेटा मुझे जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ का बता दो, तो आप मुझे मिनिमम एनर्जी का करोगे। अब ये कैसे करेंगे, मुझे तो ये वाला पार्ट करना ना, अभी मुझे ये वाला करना है। मुझे मिनिमम वेवलेंथ का निकालना है। तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए मुझे सबसे ज्यादा हाई एनर्जी का गैप चाहिए होगा। वो कैसे करूंगा, देखो ये क्या है, लेवल है। जाहिरन बात आपको पता है यार, ये सबसे लोएस्ट लेवल है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। जाहिर बात है सबसे ज्यादा जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो इन दोनों के बीच में ही होगा ना। इट विल बी बिटवीन दीज टू, राइट। सो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे हाईएस्ट एनर्जी लेनी है, तो फिर मैं इनको, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा और इनका डिफरेंस लेके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बराबर कर दूंगा। अगर ये होता आपका पर्सपेक्टिव, अगर आप ये कर रहे होते सॉल्व कि आपको एनर्जी सबसे लोएस्ट चाहिए, तो एनर्जी लोएस्ट में आप सबसे दो करीब वाले ले लेते। यू वुड हैव टेकन दो द वंस दैट आर द करीब वंस। ठीक है, यूजुअली एग्जामिनर आपको एक लेवल तो बता ही देता है, वो बोलता है कि यार यहां तक ट्रांजिशन कर रहे हैं, दे विल फिक्स अ ट्रांजिशन फॉर यू। आपको बता देंगे कि यार ये वाला एक वो लेवल फिक्स कर देंगे, बाकी दूसरी लेवल आपको डिसाइफर करनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ठीक है। तो अगर मैंने जैसा आपको बता दिया, अगर जो है वो आपको मिनिमम वेवलेंथ का चाहिए तो आप मैक्सिमम एनर्जी ले लें, तो सबसे दूर जो है उनका डिफरेंस ले लेंगे। और अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप मुझे जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ का बता दें, तो आप मोस्ट मिनिमम एनर्जी क्या कर लेंगे, यानी जो दो सबसे ज्यादा करीब है उनका निकाल लेंगे। ठीक है। और यूजुअली क्या होता है, एग्जामिनर आपको बोल देता है कि यार मुझे फॉर एग्जांपल एन इक्वल टू 1 तक ट्रांजिशन करना है, तो फिर उस हिसाब से एन इक्वल टू 1 से जो भी करीब होगा फिर आप उस हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, बहरहाल अब मैं जो हूं वो इसको कंप्लीट कर लेता हूं। सो बेसिकली द डेल्टा ई इज द एनर्जी दैट विल गिवन टू द फोटोन एंड दैट विल बिकम द फोटॉन्स एनर्जी, और उसको हम एच सी ओवर लैम्डा के इक्वेट कर सकते हैं। डेल्टा ई कैसे निकलेगा, देखो सिंपल करो, ये वाला वैल्यू लो, ये वाला वैल्यू लो, खत्म करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है जी। सो क्या कर दोगे, 10.2 माइनस 2.3, ये कर दिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कन्वर्जन लगा दो, 1.6 इंटू 10⁻19 और इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻−34। सी आपका 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा आपका लैम्डा आ गया। ठीक है जी। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस, 10.2 माइनस 2.3
तो फिर इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये आ गया मेरे पास। ये अब मैं इसको 6.63 इंटू 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁻8 और आंसर से मैं डिवाइड कर दूंगा। सो मेरे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ गई 1.57 इंटू 10⁻⁻7। मेरे ख्याल से 3 सिग्निफिकेंट ही लिखेंगे, बल्कि 2 सिग्निफिकेंट नहीं है। या एक सेकेंड, एक्चुअली में हमने यहाँ पे क्या करी है, हमने सब्ट्रैक्शन करी है ना। तो सब्ट्रैक्शन जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1 dB तक लेंगे। हाँ, तो वो बेसिकली मेरा आंसर वही आ गया था ना। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा था वो 7.9 आ रहा था, वो टू टू एस एफ आ रहा था। ठीक है, तो मैं इसको 2 SF ही राउंड ऑफ कर लूंगा। मैं जो हूँ वो लैम्डा क्या ले लूंगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 ले लूंगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना होता है। आपको जो मुश्किल से मुश्किल सवाल होगा वो उसमें ये होगा, मिनिमम वेवलेंथ निकाल दो, मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल दो, मैक्सिमम एनर्जी वाला बता दो, मिनिमम एनर्जी वाला बता दो, बस यही है। और उसमें आपने बस ये चीज रियलाइज करनी है कि लैम्डा और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और सिमिलरली मोमेंटम और लैम्डा भी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू डी ब्रोयल्स इक्वेशन। ठीक है, सो ये आपकी स्पीड रन थी फॉर क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। डू, अगर आपको कोई चीज कंफ्यूज करे या प्रॉब्लम करे तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता पॉज कर करके और उसको स्लो करके देख सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बहुत क्लियरली बताया, क्योंकि इतना सारा कंटेंट कवर करना होता है जल्दी जल्दी, तो देयरफॉर आई गो अ लिटिल बिट फास्ट। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छा बताऊं। मैं ये नहीं हूँ और लोगों की तरह, नहीं कि बस आपको जल्दी जल्दी करवाने के लिए तो बस स्क्रीन पे से देख देख के जो है वो बता दिया कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। वो फालतू होते हैं, मतलब आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ कंटेंट। मतलब जो बैठ के बस आपको स्क्रीन पे से देख देख के बता रहा है कि भाई देखो ये, बाकी उसकी कोई उसकी इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है, कोई इसको पढ़ाना नहीं आता, कुछ नहीं होता। बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा है उन्होंने ये करना शुरू कर दिया यूट्यूब पे। सो मेरी वो टेक्निक नहीं है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि भाई कॉन्सेप्ट दूं मैं, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। ये फालतू बातें, ये बच्चों को ये बताना कि यार ये जो है वो इसका फॉर्मूला ये है, उसका फॉर्मूला वो है, वो तो बच्चे वैसे ही पढ़ लेगा नोट्स पढ़ते हुए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू ऑल लेटर। अल्लाह हाफिज।